warm welcome. I'm Rahul Kanwal and this is an India Today special broadcast. The War of Thrones. A BJP surge of a kind that wouldn't have been imaginable till just a few days ago. And right on the top of this broadcast, I want to go across live and exclusive for his first television interview, the man of the moment, the man of the match, the BJP State Unit Chief Keshav Prasad Maurya, drenched in saffron colors. He's joining us on this broadcast. मौर्य साहब बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी जबरदस्त होली रही आपके लिए आज की। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई है। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे मनाया जा रहा है जश्न, ये बताइए जरा। पूरा केसरियामय है। पूरा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग मौजूद हैं और पूरा उत्तर प्रदेश मोदीमय हो गया है, कमलमय हो गया है, भाजपामय हो गया है। सपा बसपा कांग्रेस का जनता ने सूपड़ा साफ कर दिया है। कुछ दिन पहले मौर्य साहब, अभी हम वाराणसी में मिले थे, बोटिंग करने हम लोग साथ में गए गंगा मैया में। आपने कहा जीतेंगे, लेकिन प्राइवेटली जो आप आंकड़ा बोल रहे थे वो 225 से 240 का था। आपने कहा कि 240 तक आ जाएंगी। 300 के ऊपर है इस वक्त बीजेपी का आंकड़ा। सोचा था सोते वक्त भी कि 300 आएंगी आपकी? नहीं, मैंने कभी 225-40 नहीं कहा है राहुल जी। मैंने सदैव कहा है आपकी बार 300 पार, 265 प्लस का नारा देकर के हम पहले दिन मैदान में थे और प्रचार में जाने के बाद कार्यकर्ताओं का परिश्रम और मोदी जी के आगमन के बाद हमने ये मान लिया था कि हम 2017 में 2014 दोहराएंगे और 300 का आंकड़ा भाजपा पार करेगी। और जनता ने भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है। मैं शीश झुका करके उत्तर प्रदेश की जनता को नमन करता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व को हमें मार्गदर्शन दिया, हमें अवसर दिया काम करने का। इसके लिए मैं उनको इस जीत का श्रेय देता हूं। केशव मौर्य जी, ये बताएं कि आपके हिसाब से अगर इतनी बड़ी जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, क्या फैक्टर्स रहे जमीन पर कि कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी की साइकिल पे बैठी लेकिन दोनों की साइकिल का टायर पंचर हो गया? वो तो बहुत पहले 2014 में ही जनता ने पंचर कर दिया था, लेकिन गरीबों के हित में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा काम किया गया नोटबंदी का, तो उसका विरोध किए। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसका विरोध किए। गरीबों के हित में कोई काम इनको स्वीकार नहीं होता था। जो विरोध करते थे जनता, उनका विरोध करती थी, क्योंकि मोदी जी गरीब के दिल पर राज करते हैं, किसान के दिल पर राज करते हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान मोदी जी का दीवाना है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सब साथ में खड़े हुए, इसलिए हमारी यह ऐतिहासिक जीत हुई है। अच्छा, ये बताएं कि अभी आपके पास लड्डू वड्डू की डिलीवरी आनी शुरू हुई है कि नहीं? क्या इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं कि नहीं? बहुत गुजिया रखी हुई है। मैंने अभी आमंत्रित किया है अखिलेश यादव जी को भी, मायावती जी को भी, राहुल जी को भी कि आवे। आपको भी आमंत्रित कर रहा हूं। गुजिया की व्यवस्था है और ये केसरिया उत्सव में आप आए, गुजिया खाएं। आज विजय उत्सव है, होली का जैसा उत्सव है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुशासन था उससे मुक्ति का उत्सव है। अभी मायावती बात कर रही थी जर्नलिस्ट से, मौर्य साहब। उन्होंने कहा कि ईवीएम में कुछ धांधलेबाजी हुई है, ये वोटिंग मशीन में कुछ गड़बड़ है कि मुसलमान भी वोट देता है, वो भी बीजेपी को जा रहा है। वो चाहती है कि जांच हो इसका। बहन जी को 4 बार इस राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं, बड़ी नेता रही हैं और उन्होंने सदैव गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के वोट बेचने का काम किया। इसकी जनता ने उन्हें सजा देने का काम किया है। जो सबका साथ करेगा, सबका विकास करेगा, तो उसे सबका वोट मिलेगा। भाजपा का नारा गरीब गरीब एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हमने सबकी अगर सेवा की है, बिना भेदभाव के की है, न्याय सबको दिया है, तुष्टीकरण किसी का नहीं किया है, तो हमें सबका वोट प्राप्त हुआ है और सबका वोट प्राप्त होगा। और जिन लोगों ने अभी भी यह रास्ता नहीं छोड़ा, तो आने वाले समय में शायद जो थोड़ा बहुत बचे हैं वह भी बचने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि जनता को न जातिवाद बर्दाश्त है, न तुष्टीकरण बर्दाश्त है, न भ्रष्टाचार बर्दाश्त है, न जमीनों पर कब्जा बर्दाश्त है, न विकास के मामले में धांधली बर्दाश्त। आप खुद विश्व हिंदू परिषद से आते हैं, लंबा टाइम आपने राम मंदिर एजिटेशन में स्पेंड किया है। कई लोग, अभी जैसे शिवसेना ने कहा थोड़ी ही देर पहले कि अब चूंकि बीजेपी की इतनी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई है, इसलिए फौरन राम जन्मभूमि न्यास पर, वहां पे राम मंदिर का निर्माण हो, इसकी तरफ काम होना चाहिए। क्या आप पर्सनली इसको आगे बढ़ाएंगे?
देखिए, आप जानते हैं जो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक वहां मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता है। लेकिन मंदिर निर्माण जल्द प्रारंभ हो, भारतीय जनता पार्टी सदैव चाहती है, लेकिन वह तब होगा जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाएगा। हम फैसले के जल्द आने की प्रतीक्षा करेंगे। अच्छा, आपको इस बीच में क्या, मैं जानता हूं कि संघ से कई फोन आ रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी आपकी बातचीत हो रही है, तो अभी आपको ऑफिशियली कांग्रेचुलेट किया जाए, अभी भी आपको थोड़ी टेंशन है कि हो सकता है कि किसी और ही को चीफ मिनिस्टर बना दें और आपका पत्ता कट जाए? मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते जो मेरी जिम्मेदारी है उसको मैं पूरा कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में भाजपा का कमल खिला, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में खिला, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में खिला, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के परिश्रम से खिला, जनता के आशीर्वाद से खिला। यह इतना खुशी का उत्सव है, यहाँ टेंशन कहाँ। टेंशन जिनको है उनका आप हाल ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, पॉलिटिकल पंडित्स हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले अशोक मलिक हैं। अशोक मलिक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। मौर्य साहब। मौर्य साहब, जब बीजेपी की सरकार आएगी, अब कुछ ही दिनों में आने वाली है, तो 2 या 3 ऐसे क्या निर्णय शुरू में ही लेगी जिससे उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस बढ़िया हो जाए? 2 या 3 प्रायोरिटी के मुद्दे क्या हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता से लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से एक लिखित में वादा किया है। उसमें उत्तर प्रदेश की दुरुस्त कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता का अंत, उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी, उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों से भ्रष्टाचार को खत्म करना, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के एक नए युग की शुरुआत करना। और ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा रोड मैप है, हमारा संकल्प पत्र। उस संकल्प पत्र के माध्यम से हमने यूपी की जनता से जो वादा किया है, एक एक वादे को पूरा करने का काम करेंगे। अच्छा, आप ये माने ना माने, लेकिन हकीकत यह है कि इस चुनाव को बीजेपी ने जीता है। सारा जो मुस्लिम वोट है एक तरफ करते हुए, सारे का सारा जो यादव वोट है एक तरफ करते हुए, बाकी जितनी हिंदू कम्युनिटीज हैं उन सबको जोड़ के एक रेनबो कोलिशन क्रिएट करके बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के चुनावी ग्रामर को रीराइट किया है। लेकिन जो लोग रह गए, जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, जो इस वक्त आपको टीवी पे देख रहे हैं, जिनके जहन में इस बात को लेकर चिंता है कि अब हमारा क्या होगा, केशव प्रसाद मौर्य साहब, बीजेपी स्टेट यूनिट चीफ की हैसियत से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी का ये वादा है। भाजपा न सपा है, न बसपा है, न कांग्रेस है, जिसका नारा कुछ का साथ कुछ का विकास होता है। भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास। चुनाव लड़ना एक अलग बात है, चुनाव जीतना एक अलग बात है, लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद जो शासक का धर्म होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासक धर्म बिना भेदभाव के जनता की सेवा और उत्तर प्रदेश का विकास करेगी। हमारे पॉलिटिकल पंडित हैं विवेक कुमार, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। विवेक जी को केशव जी, बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको मौर्य जी। धन्यवाद। आपको भी बधाई। धन्यवाद। मैं ये बस ये बात पूछना चाह रहा था कि आप सचमुच कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता केवल आप में है और आप निर्णय लेंगे। क्या उनको जो लोग छूट गए हैं वो निर्णय में भी शामिल होंगे? उसकी क्या कवायद की जाएगी कि वो निर्णय में शामिल हो पाए? आप चिंता न करें, भाजपा की पहला राज्य नहीं है जहां सरकार बनने जा रही है। हमारी सरकार कई राज्यों में है, देश में हमारी सरकार है और किसी के साथ अन्याय भाजपा की सरकार में हो ही नहीं सकता। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र सरकार हमारे लिए आदर्श है और जिस प्रकार से केंद्र सरकार काम कर रही है, वह काम से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार भी जनता के हित में काम करेगी। अच्छा, डीमोनेटाइजेशन को लेके इतना लिखा गया, अखबार पे अखबार कह रहा था कि बीजेपी के लिए सेल्फ गोल हो गया, नुकसान हो गया बीजेपी को, लेकिन एंड में लगता है कि डीमोनेटाइजेशन का शायद आपको फायदा ही हो गया। मौर्य साहब, निश्चित तौर से नोटबंदी का जिन लोगों ने विरोध किया है, क्योंकि नोटबंदी देश के हित में और गरीब के हित में और देश के विकास के लिए थी, और जिन लोगों ने विरोध किया है, गरीब आदमी ने मान लिया कि यह गरीबों का विरोध हो रहा है और जो गरीब का विरोध करेगा, गरीब उसकी सजा उसको जरूर देगा। और यूपी की जनता ने वही काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को भी बहुत नमन करता हूं, उत्तर प्रदेश के एक एक मतदाता को नमन करता हूं। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग जो आपके विरोधी हैं, पार्टी के भीतर पार्टी के बाहर, वो आपको लाइट वेट समझते हैं। अब तो आपने इतनी बड़ी जीत दिला दी उत्तर प्रदेश को, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, क्या आप अपने विरोधियों को कहना चाहेंगे अब तो मुझे लाइट वेट बोलना बंद कीजिए, मैं तो हैवी वेट बन गया?
भारतीय जनता पार्टी में कोई विरोध नहीं है। ये आपको कहां से खबर आ रही मुझे नहीं मालूम। पूरा भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर के प्रदेश के किसी कोने में बैठा हुआ हर एक कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम कर रहा है। सर विरोध और तो कहीं था। कोई विवाद नहीं, कहीं कोई प्रकार का विरोध नहीं। जब जीत हो जाए तो विरोध के कोई मायने नहीं होते। आपके सामने खुद घेराव कर दिया था लोगों ने, आपकी गाड़ी के सामने आ गए थे, मुझे याद है, नाराज हो गए थे। लेकिन खैर कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है और सुनना, मैं अध्यक्ष इस नाते मेरी जिम्मेदारी है और इसलिए मैंने सुना है। और कोई अपवाद स्वरूप ऐसे होंगे, बाकी सब कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम किए हैं, पार्टी को जिताने के लिए काम किए हैं, इसलिए हमारी इतनी बड़ी जीत हुई है। राहुल जी, राहुल गांधी को आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी अखिलेश का इतना बड़ा टाई अप हुआ, दोनों को मिलकर आपने हरा दिया। ये दोनों, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश जी और राहुल जी का साथ पसंद नहीं था, लेकिन मैं ये दोनों लोग साथ साथ आके मेरे कार्यालय में गुजिया खाएं आकर के, मैं इनको आमंत्रित करता हूं। आप 1 मिनट बने रहिए, आप जाएं। इससे पहले रविशंकर प्रसाद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो 1 मिनट ऑन एयर आपको बधाई दिलवा दूं रविशंकर जी की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है रविशंकर जी, वेलकम टू इंडिया टुडे। We've got Keshav Prasad Maurya, he's leaving, but before that I just want you to congratulate him on air. Lord, he's got holy colors, saffron colors smeared on his face, Ravishankar ji. देखिए, हम केशव जी से जरा सा यूपी की भाषा में बात करेंगे। जी अरे का केशव भैया का कहला जोधा, बहुत मजा आएगा हो। बहुत बधाई केशव जी, अभिनंदन केशव जी, बहुत अभिनंदन। ये तो इतिहास रच दिया आपने। इस समय खिलाने का आपका सब आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन था। रविशंकर जी, बिग विक्ट्री अंडर केशव प्रसाद मौर्य। तोहार अध्यक्षता में ये रिजल्ट भैल इतिहास रच देना। और का बताई तार अभिनंदन करत है, आनंद आएगा। बहुत 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 प्रणाम करत है। बहुत बहुत आनंद, बहुत बधाई, बहुत आशीर्वाद। बहुत धन्यवाद। Okay, I'm going to let you go. Keshav Prasad Maurya, his first television interview. Thank you so much. We wish you all the very best. BJP State Unit Chief Keshav Prasad Maurya, the man tipped to be the next Chief Minister of Uttar Pradesh. There are other front runners as well. I'll get you that list in just a moment. Let's for the time being go across to Ravishankar Prasad, who doesn't seem to have played any holi just yet. The other BJP leaders who are coming are smeared with saffron running in short supply in Lucknow, Varanasi, also in Delhi. Mr. Prasad, welcome. Thank you. Rahul, yesterday I went to my native city Patna. I had a big holi there and I had declared yesterday itself that we will have a saffron holi today. Today saffron color is in the heart of every Indian. That's how we're celebrating it. Did you really imagine that 300 is the figure that you would cross? Because, you know, most BJP leaders, I won't take any names because they'll get into big trouble, but some from Uttar Pradesh said 160, 170. Those whose people didn't get tickets in the UP elections, they were upset, you know, okay, we are campaigning, but wrong people have been given tickets. Many others thought, yes, we will win. They mentioned 240, 220. Did you think you'd cross 300, Minister? Rahul, first of all, did you see our earthy touch? In spite of this great victory, we talk in our Latin language, Bhojpuri, when I congratulated Keshav Prasad Maurya, and he also replied in the same way in utter humility. That is BJP, Rahul. We remain firmly rooted on the ground in spite of this massive victory. Yes, you are right. I am myself by temperament a conservative. I was seeing a big surge from day one when I was campaigning in Uttar Pradesh, Rahul. But this is not a surge simpliciter. This is a tsunami or maybe a tectonic shift in the polity of Uttar Pradesh. In fact, Rahul, kindly tell your research team to kindly go into the historical records. Even in 1952-57 elections at the height of Mr. Nehru's and Congress popularity, this kind of result, my goodness, 310 plus in a house of 403, more than 3/4. No, so we've done some research, Minister. It was in 1985, after Indira Gandhi's assassination, that N.D. Tiwari at that time led the Congress to 269, but that was undivided Uttar Pradesh. Uttarakhand was still part of UP, so there were 425 seats. And that happened soon after Indira Gandhi's assassination. This, of course,
is a very, very different event. Some people said 2014 general elections was a black swan event, something which happens only once in a very rare moment. It seems to have happened again. Uttar Pradesh seems to be the fertile, lucky hunting ground for the BJP. I would say differently. Even after 2.5 years of the government of Narendra Modi ji, if this kind of result has come, it only indicates this, that the government of Narendra Modi ji, the pro-poor initiative from Jan Dhan to Beti Bachao, Beti Padhao, Sukanya Samriddhi Yojana, Ujjwala Yojana, my Digital India program, Common Service Centers, we had 50,000 in UP. I called their conferences, 5,000 came in Kashi, 6,000-7,000 came in Meerut. There we are finding a different paradigm shift in the quality of governance and the future unfolding for them. All of them resonated with this program, transcended beyond caste, beyond region. And Rahul, one thing you must have noticed, you all were going phase-wise. This phase they have done well, this phase they haven't done well. But this was an election where the BJP did well in all the phases, across all the communities. That is truly remarkable. It is a vote for hope, it is a vote for change, it is a vote of aspiration. Ashok Malik has a question for you, Minister. Ashok, go ahead. Raviji, congratulations on the victory. You are from Bihar, which is right next door to UP. In 2014, the BJP did very well in UP and Bihar. The assembly election in Bihar was below par. UP has gone very well. What were the lessons drawn from the UP campaign, from the Bihar campaign, that were corrected in UP? What did you do right here? First of all, Ashok, thanks for the good wishes. In Bihar, we lost. In Bihar, we drew the right lesson. We rightly took our lesson in UP that backward empowerment means only family empowerment, found the right resonance, number one. All the non-Yadav backward, extremely backward, realized that Narendra Modi is the leader of the poor. Secondly, UP election, demonetization had taken place and Narendra Modi's connect with the poor people had become more pronounced. Ye aadmi hamari bhasha bolta hai. After Mrs. Gandhi, Narendra Modi ji has emerged as a big messiah of the poor, and unlike Mrs. Gandhi, the real delivery. Thirdly, I would like to highlight, good luck to Mr. Nitish Kumar, he's in his new company, but I can understand the pain he's suffering there. Lalu ji openly saying we have become old, let us naturally abdicate in favor of young. And Rabdi Devi is publicly demanding that her son be made the chief minister. I leave it to Mr. Nitish Kumar to suffer all these agonies which he has consciously chosen to suffer. But the larger issue is, why Ashok UP is important? Because you are a senior seasoned commentator yourself. UP is a mirror laboratory of India. All the currents, the cross currents, the competitiveness, the caste divide, the caste competition, and above all, the younger aspirational class, the big farming community. All these are there in UP, which are there in India in one way or the other. And if this election has broken all those barriers, it's something very remarkable. And Ashok, I must tell you, I raised that issue of the triple talaq in my campaign there as a law minister. And we said it is not a question of any religion or faith. It is only of gender justice, gender dignity, and gender equality. And UP has one of the biggest number of women who are victims of triple talaq. I asked these questions and I found some resonance there also. I will go to the extent of saying many young Muslims who were feeling suffocated because of the misrule have also surged toward the BJP, apart from huge swing over the communities. What's the message that's gone out as far as Prime Minister Narendra Modi is concerned? When I saw him drive past us in Varanasi, he was sweating profusely. He had a hand towel in his hands, he was wiping his sweat. Some wisecrack standing next to me said, Varanasi ki janta ne Modi ji ke pasine chuta diye. He was there. He put himself out there. If this had gone wrong, he would have had to take a lot of the blame. Despite the risks, he put his prestige at stake. He's convinced the people of Uttar Pradesh that Namo is the right choice. What's the message you think? Where does this put Prime Minister Modi
vis-a-vis the battle for 2019? You must understand one thing, Rahul. It is all the job and duty and headache of you eminent journalists to keep on analyzing 2019. We have a job to do and we continue to do our work. But Narendra Modi ji is laying down new rules of India's political engagement and behavior. If Sonia Gandhi doesn't visit Raebareli, if Rahul Gandhi is alien in Amethi, that doesn't mean the Prime Minister should be like that in his own constituency. She is courage in open vehicle. He is moving in small lanes and by lanes and seeking to regenerate a new awakening. I think this is a new connect in the polity of India, regardless of all the threat he has to suffer. The courage, the leadership and the direct eye-to-eye contact, the people who are... And by the way, Rahul, we are nearly going to win all the 9 seats of Kashi for kind information. I just got the information. That's correct. But what is important is, again, this kind of result you are again analyzing in conventional terms. Rahul, please go deep. 310 plus in a house of 403 is a remarkable achievement. It's a tectonic shift. It's a revolution happened. And a vote, before I let you go, a word about Amit Shah. He hasn't done anything except focus on Uttar Pradesh for the last year or so. Rajnath Singh told me when I was president, I would make a few calls, but I would not obsess about elections the way this man does. He said nobody thinks, breathes, lives, sleeps, eats elections. He's an election winning machine. Some of that halo had been ruptured by the defeats of Delhi and in Patna. Do you believe this massive tsunami in Uttar Pradesh sets him up once again as the modern day Chanakya, the numero uno election strategist of India? Rahul, I am in the national politics of BJP from 1990 when I became the Youth Wing All India Vice President. And thereafter I have been mostly active at the national level, you know it very well. I have my respect to all, but as the party president, Amit Shah ji has laid down new rules of conduct, standards, hard work. What a leader he is. How he works hard himself and make all of us work hard. Just to give you one example, it was the day before the last day of campaign. At 11 o'clock in the night, I got a message from him from Kashi. I had come back to Delhi. Ravi Shankar ji, take the morning flight, rush to Kashi. The 2 Rajkumars are going to hold a press conference at 11 o'clock. You have to reply to them. I said, all right, I'm coming. At 1 o'clock, he again sent me, they are not holding a press conference. Be cool. Can you believe the kind of detailed attention he's giving? I'm very proud of him. The new lesson for us. I'm going to leave it there just for the time being. We hope to have you back later in the evening as well. Senior BJP Minister Ravi Shankar Prasad speaking chaste Bhojpuri with Keshav Prasad Maurya. Delightful TV moment right there. And what a victory this is for the BJP. Over the next few hours, we'll be joined by some of the top ministers in the Modi government. We will be getting you their thoughts. This is a big victory. I just received a WhatsApp suggesting that Uttar Pradesh should now be looked at as Modi Pradesh. He did it in 2014, the combination of Modi and Amit Shah pulling off what many in the BJP also thought would not happen. 300 plus, that is astonishing. This is history unfolding before our eyes. We slip into